हेलो और वेलकम टू बिहार मैटर्स। नमस्कार। तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है। खास तौर पर उनके लिए जो बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब एग्जाम्स के नज़रिए से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वैसे भी ये हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे सबको जानना चाहिए। एकदम सही बात है। तो आज हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो आधुनिक बिहार का इतिहास रहा है और खास तौर पर जो चंपारण सत्याग्रह है, उसकी गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, और हमारी चर्चा का जो बेस है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक नोट्स, टाइमलाइन और सरकारी डेटा पर आधारित है। बिल्कुल। तो चर्चा शुरू करने से पहले ना मैं एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहूंगा। मतलब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी घर में किराए पर रहता है। हम्म। वहां एक सीधा सा लॉजिकल नियम काम करता है कि घर के असली मालिक को किराया दिया जाएगा, राइट? हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर एक दिन अचानक से उस घर का सिक्योरिटी गार्ड आए और खुद को ही मालिक घोषित कर दे तो? अरे बाप रे! और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गार्ड अपनी मर्जी से हमेशा के लिए किराया फिक्स कर दे और फिर वहां रहने वालों से जबरदस्ती कहे कि भाई आपको अपने ही बेडरूम में या किचन में कोई जहरीला पौधा उगाना ही पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं लग रही है। ये तो मतलब ओनरशिप और न्याय के हर लॉजिकल नियम को तोड़ने वाली बात हो गई। कोई भी सिस्टम को एक घुटन भरा और शोषक ढांचा ही मानेगा। बिल्कुल। जहां असली निवासियों के पास सांस लेने तक की आजादी न बचे। और पता है, आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का आधार ठीक यही ऐतिहासिक घुटन है। जब हम इन सरकारी नोट्स और टाइमलाइन को खंगाल रहे थे ना, तो 1764 के बाद का ब्रिटिश शासन बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे किसी गार्ड ने घर पर हिंसक कब्जा कर लिया हो। सही कहा। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे बक्सर युद्ध से शुरू हुई एक प्रशासनिक व्यवस्था ने भारत में इतने भयानक शोषण को जन्म दिया, और फिर कैसे इसी शोषण के बीच से 1917 का चंपारण आंदोलन निकला, जो कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। एकदम। और इन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को छानने के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि आधुनिक बिहार का इतिहास केवल किसी क्षेत्रीय सीमा का इतिहास नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें ना, तो ये पूरे भारत के राष्ट्रवाद के उदय और दमन के खिलाफ जो एक लड़ाई थी उसका सबसे स्पष्ट दर्पण है। ब्रिटिश नीतियों ने जिस तरह की भयंकर गरीबी पैदा की, उसी ने अंततः एक ऐसे प्रतिरोध को जन्म दिया जिसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला के। तो चलिए फिर इस कहानी की एकदम शुरुआत से धागे खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए, चंपारण के उस भीषण कृषि संकट को समझने के लिए हमें पहले इस बात की जड़ तक जाना होगा कि अंग्रेजों के हाथ में ये सारी ताकत, मतलब राजस्व और पैसे की चाबी, आखिर आई कैसे। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से 1764 के बक्सर युद्ध को वो मुख्य बिंदु बताते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 1757 के प्लासी के युद्ध की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन बक्सर का युद्ध वो जगह है जहां असल में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। प्लासी का युद्ध तो मतलब एक तरह से धोखे और कूटनीति की जीत थी अंग्रेजों के लिए। हाँ, मीर जाफर वाला किस्सा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध एक सीधी सैन्य जीत थी। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब आमने सामने की लड़ाई में हराया। हाँ, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई थी। बाप रे, तीनों एक साथ हार गए। और इस हार का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कुछ राजा हार गए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक चुकी थीं। ओहो। और इसका सबसे भयानक परिणाम अगले ही साल 1765 में देखने को मिला। इलाहाबाद की संधि, राइट? हाँ, इलाहाबाद की संधि। दस्तावेजों में इसे एक कागजी समझौते की तरह दर्ज किया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। गहरी है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, इसने रातों रात सत्ता का बैलेंस पलट दिया। कैसे? मतलब क्या हुआ था इसमें? इस संधि के जरिए अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का पावर? बिल्कुल, राजस्व या टैक्स वसूली का कानूनी अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का खजाना अब सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। अब वो सिर्फ मुनाफा कमाने वाले व्यापारी नहीं रह गए थे, वो खुद मालिक बन गए। हाँ, वो उस खजाने के मालिक बन गए जो कभी मुगलों और नवाबों का हुआ करता था। इसका मतलब है कि उनके पास पैसा तो आ रहा था, लेकिन जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एकदम शून्य अकाउंटेबिलिटी। और यहीं से प्रशासन का वो ढांचा तैयार होता है जो सीधे तौर पर लूट पर टिका था।
बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बिहार में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसमें कलेक्टर का पद सबसे पावरफुल बन गया। नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्ट करने वाला। हाँ, वसूलने वाला। और मजे की बात देखिए, इस पद के साथ साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस दरोगा भी नियुक्त किए गए। और ये एक बहुत ही सोची समझी संस्थागत संरचना थी। मतलब जानबूझकर ऐसा किया गया था? बिल्कुल। कलेक्टर के पास केवल टैक्स वसूलने का काम थोड़ी था, उसके पास न्याय करने और पुलिस की ताकत भी आ गई। अब आप खुद सोचिए, जब राजस्व वसूलने वाले के पास ही पुलिस की लाठी भी हो और जज की कुर्सी भी हो, तो जनता शिकायत किससे करेगी? वही तो। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे बनाया ही गया था आम आदमी को कुचलने के लिए। और ये कुचलने की प्रक्रिया 1793 में अपने चरम पर पहुंच जाती है ना, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नई नीति लेकर आते हैं। हाँ, स्थायी बंदोबस्त, ये जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार इस व्यवस्था ने तो जमीन के असली मालिकों यानी किसानों को रातों रात उनके ही खेत में मजदूर बनाकर रख दिया। बिल्कुल। इस स्थायी बंदोबस्त के गणित और इसके पीछे की ब्रिटिश मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए भी। अंग्रेजों ने किया क्या? उन्होंने पुराने जमींदारों को जमीन का असली और स्थायी मालिक बना दिया। अच्छा। और बदले में अंग्रेजों को दिए जाने वाले राजस्व की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। मतलब तय कर दिया गया कि इस रकम में भविष्य में कभी कोई बदलाव या रिवीजन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल उस बिचौलिए वाली स्थिति हो गई जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। एकदम वही बात। अंग्रेजों ने अपनी इनकम सिक्योर कर ली, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, पूछिए। क्या इसी फिक्स्ड राजस्व प्रणाली के कारण बिहार ब्रिटिश शोषण का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बना? क्योंकि मतलब लॉजिकली देखा जाए तो अगर अंग्रेजों का हिस्सा फिक्स था तो जमींदारों को तो किसानों को राहत देनी चाहिए थी ना, कि भाई हमें तो इतना ही देना है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से ऐसा लग सकता है। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। अच्छा, कैसे? चूंकि अंग्रेजों को दी जाने वाली रकम तय थी, इसलिए जमींदारों को ये खुली छूट मिल गई कि वो किसानों से जितना चाहें उतना टैक्स वसूल सकते हैं। ओहो, मतलब ऊपर का सारा पैसा जमींदार की जेब में? बिल्कुल। अंग्रेजों को अपना फिक्स हिस्सा चाहिए था, बाकी बचा हुआ सब जमींदार का सीधा मुनाफा था। इस व्यवस्था में किसानों के अधिकारों, उनकी फसल खराब होने या सूखे की स्थिति की कोई परवाह नहीं की गई। कोई सेफ्टी नेट नहीं था। मतलब सूखा पड़े या बाढ़ आए, टैक्स देना ही है। हाँ, जमींदारों ने किसानों से ज्यादा धन ऐंठने के लिए बहुत भयानक तरीके अपनाए। यहीं से किसानों का वो शोषण शुरू हुआ जिसने उन्हें एक कभी न खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसा दिया, डेट ट्रैप जिसे कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कर्ज में डूबता जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? पलायन? अपने ही गांव और अपनी जमीन को छोड़कर भागना? बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन शुरू हो गया था। लेकिन जिन किसानों के पास भागने का विकल्प भी नहीं था, वो एक ऐसी व्यवस्था का शिकार हुए जिसने उनकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को ताकतवर बनाया, लेकिन इसका सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरा हमें तिनकठिया प्रणाली में देखने को मिलता है। हाँ, तिनकठिया प्रणाली। ये केवल एक ऐतिहासिक शब्द नहीं है, ये उस दौर के संस्थागत उत्पीड़न का सबसे खौफनाक प्रतीक है। थोड़ा इसके गणित के बारे में बताइए। ये 3 और 20 का क्या चक्कर था? बिल्कुल। इस व्यवस्था के गणित को समझें तो 1 बीघे जमीन में 20 कट्ठे होते हैं। ब्रिटिश बागान मालिकों ने ये रूल बना दिया कि हर किसान को अपनी जमीन के 320 हिस्से पर, मतलब हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील यानी इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ थोड़ा रुककर इसके विज्ञान और अर्थशास्त्र पर बात करते हैं। अगर किसानों को नील की खेती से इतना भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था तो उन्होंने बस इसे उगाने से मना क्यों नहीं कर दिया? मतलब कोई भी समझदार इंसान, कोई भी किसान जो पीढ़ियों से खेती कर रहा है, वो जानबूझकर अपना नुकसान क्यों सहेगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब नील की खेती के तरीके और उस समय के ब्रिटिश कानून में छुपा है। अच्छा। सबसे पहले अगर कृषि के नजरिए से देखें तो नील की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जहां एक बार ये पौधा उग जाए ना, वहां की मिट्टी की सारी नमी और सारा पोषण खत्म हो जाता है। मतलब जमीन बंजर हो जाती थी? एकदम बंजर। जिस खेत में नील उगाया गया हो वहां किसान चाहकर भी अगली बार कोई अनाज नहीं उगा सकता था। बाप रे, ये तो खेत को बर्बाद करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। वहां के कपड़ा कारखानों में कपड़ों की रंगाई के लिए नील की भारी ग्लोबल डिमांड थी। इसलिए ब्रिटिश बागान मालिकों के लिए ये नील नहीं बल्कि नीला सोना था।
तो मतलब अंग्रेजों के लिए मुनाफा ही मुनाफा और किसान के लिए सीधा भूखमरी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं वही सोच रहा हूं कि किसान इस जाल से बाहर क्यों नहीं आ पाए? क्या वो इसके खिलाफ एकदम से आवाज नहीं उठा सकते थे? समस्या ये थी ना कि ये कोई ऐच्छिक या अपनी मर्जी से की जाने वाली खेती नहीं थी। हमारे स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नील की खेती जबरन थोपी गई थी। फोर्स्ड कल्टीवेशन। जबरदस्ती। हाँ। बागान मालिक किसानों को खेती के मौसम से पहले ददनी दे देते थे। ददनी मतलब एडवांस पैसे। अच्छा, एडवांस देके फंसा लेते थे। एकदम। ये पैसा इतनी चालाकी से कर्ज में बदल जाता था कि किसान कभी उसे चुका ही नहीं पाता था। और अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता तो ब्रिटिश कानून, पुलिस, वो जो शक्तिशाली कलेक्टर था और नील बागान मालिकों का एक ऐसा गठजोड़ था जो उस पर टूट पड़ता था। ओहो, पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ था। बिल्कुल। किसानों के घर जला दिए जाते थे, उनके मवेशी छीन लिए जाते और उन पर भारी जुर्माने लगाए जाते। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम आज के समय में कानूनी रूप से वैध गुंडागर्दी कह सकते हैं। गुंडागर्दी ही थी, जब किसानों के पास ना खेती बची, ना जमीन में कोई पोषण बचा और वे पूरी तरह से कर्ज में डूब गए, तो ये हताशा और गुस्सा कहीं तो फूटना ही था। और दशकों तक इस घुटन को सहने के बाद आता है साल 1917। शोषण अपनी चरम सीमा पर था और मोतिहारी, चंपारण में कुछ ऐसा होता है जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। सही कहा। एक स्थानीय स्तर के कृषि संकट ने कैसे एक इतने बड़े राष्ट्रीय नायक को जन्म दिया, ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब पीढ़ियों की हताशा ने एक बहुत ही शांत लेकिन अचूक प्रतिरोध का रूप ले लिया। वो राजकुमार शुक्ल जी वाला वाकया। हाँ, एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने और वहां के किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। और उस समय तो गांधी जी भारत में कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं, वो तो बस दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे। राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे लखनऊ से लेकर कानपुर और अहमदाबाद तक गए। मतलब जब तक कि गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार नहीं हो गए, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। डेडिकेशन देखिए उनका। और जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और जेबी कृपलानी जैसे दिग्गज स्थानीय नेताओं की एक पूरी टीम जुड़ जाती है। यहाँ मुझे गांधी जी का जो तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। आप देखिए, वे वहां जाते हैं लेकिन वे भीड़ को भड़काकर कोई हिंसक विद्रोह या हथियारों वाली क्रांति नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वे एक तथ्य खोज मिशन यानी फैक्ट फाइंडिंग मिशन शुरू करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। गांधी जी ये बात समझ गए थे कि इतने बड़े और क्रूर साम्राज्य को केवल भावनाओं या गुस्से से नहीं हराया जा सकता। हाँ, हवा हवाई बातों से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, उसे हराने के लिए अचूक तथ्य यानी डेटा और जन लामबंदी चाहिए। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज करने शुरू किए। दस्तावेजों के अनुसार लगभग 8000 से अधिक किसानों के बयान बाकायदा लिखित में दर्ज किए गए थे। 8000 बयान? अरे बाप रे, ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा डेटाबेस हो गया। एकदम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के टाइम में आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई क्लास एक्शन मुकदमा लड़ रहे हो और आपके पास हर एक पीड़ित का पुख्ता सबूत हो। हाँ, सही उपमा दिया आपने। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये आदमी तो दस्तावेजों और फाइलों के जरिए उनकी जड़ें खोद रहा है, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने वही किया जो हर डरी हुई सत्ता हमेशा से करती आई है, दमन। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का ऑफिशियल नोटिस थमा दिया गया। धारा 144 लगा दी गई कि तुरंत बाहर जाइए यहाँ से। हाँ, लेकिन यहाँ गांधी जी ने एक बहुत स्मार्ट काम किया। उन्होंने ब्रिटिश कानून का ही इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। उन्होंने बड़ी शांति से उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या बात है, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। गांधी जी ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चाई के तथ्य हैं और आप सजा भुगतने को तैयार हैं तो आपको हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अंग्रेज जज भी चकरा गया कि भाई इस आदमी को क्या सजा दें जो खुद सजा मांगने चला आया है। हाँ, कि मुझे जेल में डाल दो। और इसी पूरी पद्धति को, इसी तरीके को सत्याग्रह का नाम दिया गया, सत्य के लिए आग्रह। और इस डेटा आधारित शांतिपूर्ण विद्रोह का जो असर हुआ ना, वो पहले कभी नहीं देखा गया था।
एक विशाल साम्राज्य को एक निहत्थे आदमी और कुछ गरीब किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 1917 में चंपारण कृषक समिति यानी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन करना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? गांधी जी खुद इस समिति के सदस्य बनाए गए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। और उस समिति के निर्णय तो सच में ऐतिहासिक थे। बिल्कुल। जिस तिनकठिया प्रणाली ने दशकों से किसानों का खून चूसा था, उसे पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। हाँ, हमेशा के लिए खत्म। और बात सिर्फ प्रणाली खत्म करने पर ही नहीं रुकी। नील बागान मालिकों को किसानों से जो उन्होंने अवैध रूप से पैसा वसूला था, उसका एक हिस्सा वापस भी करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी किसानों के लिए। सच में। अक्सर मैंने देखा है कि लोग दांडी मार्च को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वो भारत का पहला बड़ा आंदोलन था। हाँ, काफी लोग ये गलती करते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि चंपारण ही वो पहली जीत थी जिसने भारत में गांधी युग की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। चंपारण सिर्फ एक कृषि विद्रोह नहीं था, ये पूरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धुरी बन गया। इसी ने देश को दिखाया कि आम जनता को आंदोलन से कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन इस सफलता के बैकग्राउंड में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? चंपारण की सफलता से ठीक 5 साल पहले 1912 में बिहार की प्रशासनिक संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। ओहो, आप 1912 में बिहार के बंगाल से अलग होने की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। जब बिहार को एक नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था, जिसकी अपनी राजधानी पटना थी और जिसके साथ उड़ीसा भी जुड़ा हुआ था। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या 1912 में बिहार का ये अलग प्रशासनिक अस्तित्व पाना और फिर 1917 में चंपारण का ये विशाल आंदोलन, क्या ये दोनों आपस में साइकोलॉजिकली जुड़े हुए थे? देखिए, ये दोनों घटनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब 1912 में बिहार को अपनी अलग प्रशासनिक पहचान मिली, तो उसका केवल ये मतलब नहीं था कि बस नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी गई। इसका असली असर वहां के स्थानीय नेतृत्व और बुद्धिजीवियों पर पड़ा। दशकों तक बिहार के नेता बंगाल के बड़े नेताओं की छाया में रहे थे, लेकिन अब बिहार के पास अपनी राजधानी थी, अपना खुद का प्रशासनिक ढांचा था। एक नई ऊर्जा आ गई थी। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा और अन्य नेताओं के प्रयासों से जो ये नई पहचान मिली ना, उसने बिहार के लोगों में एक नई अस्मिता और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। यानी उनके पास अब एक मनोवैज्ञानिक स्पेस था ये सोचने के लिए कि ये हमारा राज्य है और हमें इसकी समस्याएं खुद सुलझानी है। बिल्कुल। और शायद इसी चेतना ने राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक जैसे नेताओं को इतना आत्मविश्वास दिया कि वे चंपारण में इतने बड़े स्तर पर गांधी जी का साथ दे सकें। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। बिहार को अपनी पहचान मिल चुकी थी और चंपारण ने उस नई पहचान को सीधा राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1917 में जो जन लामबंदी का मॉडल तैयार हुआ, उसी आधारशिला पर आगे चलकर बिहार ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंततः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अत्यधिक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई। और इस पूरी यात्रा में राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे नेताओं ने न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का मार्गदर्शन किया। बिल्कुल किया। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसे अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ लूट का जरिया समझा था, वही क्षेत्र अब स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मजबूत ढाल बन चुका था। हाँ, लेकिन इतिहास केवल जीतों की कहानी नहीं होता। हमें इस पूरी चर्चा के दूसरे और ज्यादा स्याह पहलू को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जो नुकसान हुआ। हाँ, राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान भले ही बहुत अद्वितीय रहा हो, लेकिन औपनिवेशिक काल के उस लंबे और क्रूर शोषण ने समाज पर बहुत गहरे सामाजिक और आर्थिक घाव छोड़े हैं। आप उन घावों की बात कर रही हैं जो स्थायी बंदोबस्त और तिनकठिया जैसी प्रणालियों ने पीढ़ियों तक दिए। बिल्कुल। 150 सालों तक जिस तरह से वहां की कृषि को नष्ट किया गया, पूंजी को बाहर निकाला गया और किसानों को कर्ज के जाल में धकेला गया, उसने बिहार के ग्रामीण ढांचे को पूरी तरह से खोखला कर दिया। वो असर तो तुरंत नहीं जाएगा। वही बात है, ग्रामीण गरीबी, शिक्षा का अभाव, बड़े पैमाने पर पलायन और कृषि संकट का जो दुष्चक्र 1793 के स्थायी बंदोबस्त से शुरू हुआ था ना, वो रातों रात खत्म नहीं हो सकता था। सही बात है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली और आधुनिक बिहार का उदय हुआ,
तब भी वो इन ऐतिहासिक घावों से जूझ ही रहा था। आज़ादी मिलने का मतलब ये तो नहीं था कि रातों रात वो सारा लूटा हुआ धन या नष्ट हो चुकी मिट्टी की उर्वरता वापस आ जाएगी। ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। अतीत की नीतियां भविष्य को कैसे आकार देती हैं, यह उसका सबसे जीवंत उदाहरण है। तो आज हमने इन ऐतिहासिक दस्तावेजों, टाइमलाइन और जो बीपीएससी के डेटा से जो कुछ भी डिस्कस किया है, उसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है। इसका निचोड़ बस यही है कि बिहार का इतिहास केवल एक दमनकारी तंत्र द्वारा धन लूटने की कहानी नहीं है। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भयानक दमन के बीच से राष्ट्रवाद की चेतना जागृत होती है, कैसे हताशा को उम्मीद में बदला जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चंपारण ने पूरे भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। एकदम। चंपारण ने केवल वहां के किसानों को तिनकटिया से नहीं बचाया, उसने पूरे देश को यह सिखाया कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो उस समय एकदम अजेय लगता था, उसे भी हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है। और उसे हराने के लिए तोपों या बंदूकों की नहीं, बल्कि सत्य, डेटा, जमीनी स्तर की एकजुटता और अहिंसक कार्यप्रणाली की जरूरत है। ये गांधीवादी रणनीति का सबसे प्रामाणिक और सबसे सफल परीक्षण था। और यहीं पर हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो शायद 100 साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारी इस चर्चा की शुरुआत में हमने उस सुरक्षा गार्ड की बात की थी जिसने जबरदस्ती खुद को मकान मालिक बना लिया था। हाँ, वो उदाहरण 1917 में निहत्ते, गरीब और शोषित किसानों ने केवल सत्य के डेटा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन और शांतिपूर्ण असहयोग के दम पर एक विशाल और क्रूर साम्राज्य की नींव हिला दी। बिल्कुल हिला दे। तो आज की इस तेज रफ्तार और सूचनाओं से भरी दुनिया में, जहां ताकत के नए नए रूप मौजूद हैं, जहां बड़े बड़े कॉरपोरेशंस या व्यवस्थाएं हावी हो सकती हैं, क्या आम लोगों द्वारा तथ्य खोज और जमीनी स्तर की एकजुटता का वही असर हो सकता है जो एक सदी पहले चंपारण के उन साधारण किसानों ने कर दिखाया था? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी सही डेटा और शांतिपूर्ण एकता किसी भी आधुनिक साम्राज्य या दमनकारी व्यवस्था को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए बिहार मैटर्स के साथ।